नमस्कार, आपका मैथ साइंस एकेडमी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अब हमने अपने पढ़ाने के तरीके को थोड़ा मोल्ड कर दिया है, बदल दिया है। अब हम फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी साइंस की दो विषय वस्तुएं और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी मूलभूत अवधारणाएं, वो जानकारियां जो प्रारंभिक क्लास से लेके भविष्य तक काम आती हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। ये जो हम मूलभूत जानकारियां बता रहे हैं, ये प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी, कॉलेज और फिर विश्वविद्यालय, यहाँ के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत जरूरी है। यदि आपसे ये छोटी छोटी जानकारियां विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री की और मैथ्स में पूरी मैथ्स की, अगर आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, ये जो मूलभूत अवधारणाएं जानकारियां हैं, ये अगर बनती हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार की तकलीफ कोई भी विषय, कोई भी अध्याय को पढ़ने में नहीं होगी। दूसरी बात, मूल बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट अब दोबारा क्यों आया। कारण ये था कि मैंने महसूस किया कि पहले हमें अपने मकान की, जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, उसकी नींव के पत्थर, नींव मजबूत होना चाहिए। तो मैंने अब ये प्रयास किया है कि पहले आपको वो छोटी छोटी सारी जानकारियां बता दूं जो बाद में वृहद यानी विस्तृत रूप से आपके काम आती है। तो अभी हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है नींव के पत्थर के समान, मतलब हम अपना नींव मजबूत कर रहे हैं। जो हमारी प्राइमरी स्कूल में हो जाना चाहिए थी, मिडिल में, वो हम अपनी नींव मजबूत कर रहे हैं। भविष्य में हमें बहुत काम आने वाली है, वर्तमान में तो आने वाली है ही, भविष्य में भी हमें बहुत काम आने वाली है। जीवन पर्यंत की ये सामग्री है। कारण कि विज्ञान जो है, जो एक बार फैराडे ने प्रयोग कर दिया, एक बार ओरेस्टेड ने प्रयोग कर दिया, एक बार ओम ने नियम बदल दिया, ये जीवन में बदलना नहीं है। तो जो हम आपको मूलभूत अवधारणाएं बता रहे हैं वो बदलेंगी नहीं, वो तो हम उन्हीं चीजों को पढ़ा रहे हैं जो आपके विषय से संबंधित है। तो ध्यान रखिए कि अभी जो लगातार चल रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मूलभूत अवधारणाएं, जानकारियां, जिन्हें हम नींव का पत्थर के नाम से संबोधित कर रहे हैं, इसका आप गहन अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। बस एक असुविधा है कि आपको स्क्रीनशॉट लेने की व्यवस्था नहीं है। तो आप चाहें तो आप चलते हुए वीडियो में क्लिक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लिखा हुआ कुछ नहीं मिलेगा। ये वाली जानकारी रहेगी कि हम कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ा रहे हैं। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि आपको इनको अपने मस्तिष्क में भी नोट करना है और कॉपी में भी नोट करना है। ये आपके ज्ञान के चक्षुओं को, नेत्रों को, ज्ञान के जो नेत्र हैं उनको खोल देंगे। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऐसी मूलभूत अवधारणाएं हैं जो आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मबल को बढ़ा देंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब हमसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बहुत आसानी से बनने लगी है। तो हम अब आज फिर प्रारंभ करते हैं अपनी विषय वस्तु पर। ध्यान दीजिएगा, पिछले कई पीरियडों में मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा आपस में रूपांतरित होती है। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत भेजी, लाइट जल गई यानी विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। विद्युत भेजी, हीटर से हीटर गर्म हो गया, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। यानी ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है, एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदलती रहती है। तो पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था कि धारा भेजने पर तार गर्म हो जाता है, धारा भेजने पर तार गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसके ऊपर बहुत से उपकरण आधारित हैं, जैसे पानी गर्म करने की रॉड, थर्मामीटर, बॉयलर, ये सब चीजें आती हैं। फिर हमने एक चीज और पढ़ी थी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा भेजो और चालक चुंबक बन जाता है। जिस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके अव्यवस्थित कण व्यवस्थित हो जाते हैं और वो चुंबक बन जाता है। चालक का जो सिरा बैटरी के धन से जुड़ा होता है वो एन ध्रुव बनता है, और चालक का जो सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है वो एस ध्रुव बनता है। फिर हमने एक चीज और बताई थी कि यदि धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो हमेशा चुंबक का एन ध्रुव बनेगा, और धारा की दिशा अगर क्लॉकवाइज है तो हमेशा एस ध्रुव बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज एन ध्रुव, क्लॉकवाइज एस ध्रुव। तो धारा की दिशा के अनुसार चुंबक के ध्रुवों का निर्माण होता है।
अब इसका ठीक थोड़ा सा उल्टा पड़ना है। जब विद्युत को आपने ऊष्मा में बदला तो ऊष्मा को भी विद्युत में बदला जा सकता है, क्योंकि एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल सकती है। इसका सबसे पहले अध्ययन किया था सीबेक और पेल्टियर नाम के वैज्ञानिकों ने। सीबेक, पेल्टियर, थॉमसन, ठीक है ना। तो सीबेक के बारे में ज्यादा जानकारी आपको होना चाहिए। सीबेक ने क्या किया? सीबेक ने सोचा कि जब विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है तो ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में भी बदलना चाहिए। तो उसने एक प्रयोग किया। क्या किया? उसने कॉपर और आयरन ये दो धातु की रॉड ली और इनको दो अलग अलग बिंदुओं पर जोड़ दिया। कॉपर यानी तांबा, आयरन यानी लोहे की दो छड़ें ली और उनको दो सिरों पर जोड़ दिया। बीच में ये धारामापी यानी अमीटर लगा दिया। एक सिरे को गर्म किया और एक जोड़ को, एक संधि को गर्म किया और एक संधि को निम्न ताप पर रखा। एक संधि को उच्च ताप पर, एक संधि को निम्न ताप पर। यानी उसने इन दोनों संधियों के बीच में ताप में अंतर उत्पन्न कर दिया। तो उसने ये देखा कि जब ताप में अंतर होता है तो इसमें अपने आप एक धारा बहने लगती है। अब ध्यान देना, यहाँ ताप में अंतर कर दिया मतलब ऊष्मा है और ऊष्मा से यहाँ धारा बहने लगी, यानी ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई। तो जब ये ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदली तो यहाँ मिलने वाली जो विद्युत धारा है उसका नाम उसने रखा तापीय विद्युत धारा, थर्मिकल इलेक्ट्रिकल करंट। इसको हम तापीय धारा भी कहते हैं। तो सबसे पहले सीबेक नाम के वैज्ञानिक ने ये खोजा था कि ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो अपन अपनी बात पर आए। बहुत सारे यंत्र हैं पढ़ने के लिए। हमने प्रतिरोधों की बात की थी कि प्रतिरोध जो होता है वो ओम के नियम के अनुसार एक नियतांक है। ओम ने नियम दिया था कि किसी भी चालक के बंद परिपथ में अगर चालक की भौतिक परिस्थितियां अपरिवर्तित रहे, यानी ना वो गर्म हो ना कोई अन्य प्रकार का परिवर्तन हो, तो उस चालक के सिरों का विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह अलग करके जब बराबर का चिन्ह लगाया और नियतांक रखा तो उस नियतांक को हमने प्रतिरोध कहा। आर से प्रदर्शित करते हैं जिसका मात्रक ओम होता है। फिर प्रतिरोधों के बारे में मूल अर्थ समझा। पदार्थ का ये गुण है प्रतिरोध। पदार्थ जो होता है, जो सुचालक होते हैं, जो पदार्थ वो अपने में से धारा प्रवाह या आवेश प्रवाह का विरोध करते हैं। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा या आवेश का विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधों को दो क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी समानांतर क्रम, पिछले पीरियड में पढ़ चुके। अब एक चीज समझना, प्रतिरोधों के बारे में से जुड़ी हुई जो उपकरण है वो है व्हीटस्टोन सेतु, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये तीन उपकरण प्रतिरोधों से संबंधित हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। व्हीटस्टोन नाम के एक वैज्ञानिक थे। हल्की सी जानकारी दे रहा हूं, बाकी तो विस्तार से पढ़ना अलग बात। अपन तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या। अगर फिजिक्स की किताब आपने खोली, यानी विज्ञान की किताब आपने खोली, तो आपको जितने शब्द कोई बोल रहा हो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि हाँ हमने ये सुना और हम इसके बारे में जानते हैं। कोई ने बोला व्हीटस्टोन सेतु, मालूम है ना? सुनिए आप, क्या है व्हीटस्टोन सेतु? व्हीटस्टोन सेतु के पास 4 चालक तार थे। चार वायर थे। उसमें से उनको 3 का प्रतिरोध मालूम था और 1 का नहीं मालूम था। व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक को 3 चालकों का प्रतिरोध मालूम था, 1 चालक का प्रतिरोध नहीं मालूम था। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया। अब इसका विस्तृत रूप जो है वो कक्षा 12वीं में आपको पढ़ने मिलेगा और उसके बाद ऊपर की कक्षाओं में। तो आपको तो ये सिर्फ सुनना भर था जो आवश्यक था कि व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु है क्या। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से, 3 प्रतिरोधों का मान मालूम था, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, ऐसे मालूम था और चौथे का नहीं मालूम था।
तो 3 ज्ञात प्रतिरोधों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए एक व्यवस्था की, तो ये हो गया व्हीटस्टोन सेतु, यानी ये भी प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए है। दूसरा है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। अब जैसे आपने सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में जो टेलीफोन के तार होते हैं वो पृथ्वी के मतलब गड्ढा खोद के जमीन में गड़ाए जाते हैं, बहुत दूर तक अंडरग्राउंड वायरिंग होती है। पोस्ट ऑफिस में एक बॉक्स लगा रहता है, वो ये पता कर लेता है कि कितनी दूरी पर जाके तार टूटा है। अब अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स ना हो और आपके घर में टेलीफोन लगा हो और 20 किलोमीटर दूर टेलीफोन मतलब वहां पर टेलीफोन का दूरसंचार विभाग का केंद्र हो, तो वो ऐसा तो करेगा नहीं कि 20 किलोमीटर दूर से खोदना शुरू करे और आपके घर तक खोदता है और देखे कहां पर तार टूटा है। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी प्रतिरोध से ही जुड़ी हुई चीज है। ये कहाँ काम आती, इसका नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों रखा? क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस में काम आता था। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स ऐसा उपकरण है जो ये पता कर लेता था कि कितनी दूरी पर जाकर वो तार बस्ट हुआ है या टूटा है। आपने देखा होगा जब हम रोड पर चलते हैं तो मील का पत्थर लगा रहता है। आजकल नई स्टाइल आ गई, साइन बोर्ड लगे रहते हैं, साइन बोर्ड लगे रहते हैं, इधर मुड़ो 35 किलोमीटर ये वाला शहर, इधर मुड़ो 50 किलोमीटर ये वाला शहर, सीधे जाओ 150 किलोमीटर ये वाला शहर। लेकिन मील का पत्थर बहुत जरूरी चीज। हमको ऐसे ही ट्रेन के परिपथ में, मतलब ट्रेन जिस मार्ग पर चलती है हर जगह हर थोड़े थोड़े गैप पर, मतलब 1 किलोमीटर में 4 भाग होते हैं। 1 किलोमीटर के 4 भाग में 4 पत्थर गड़े रहते हैं। उस पर लिखा रहता 12/1, 12/2, 12/3 और फिर हो जाता 13, फिर 13/1, 13/2, 13/3, फिर हो जाता 14। तो ये दूरी बताने के लिए। अब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस बॉक्स लगा, वो पूरा सबसे जुड़ा हुआ है। अचानक किसी के यहाँ फॉल्ट आ गया, उसने चेक किया पोस्ट ऑफिस पर, तो उसमें आया 14/4, 14/4। तो वो सीधे जाएंगे 14/4 वाले मील के पत्थर के पास, वहां गड्ढा खोदेंगे, वहां टूटे हुए तार को वापस जोड़ देंगे। तो ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स का काम है। ये भी प्रतिरोध पर ही आधारित है, इसमें भी वही काम। ये भी व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित ये भी व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित उपकरण है। जैसा व्हीटस्टोन ने बनाया था सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर पोस्ट ऑफिस बॉक्स काम करता है और उसी सिद्धांत पर ये मीटर ब्रिज भी काम करता है। मीटर ब्रिज में भी वही है कि इसमें भी अज्ञात प्रतिरोधों का प्रतिरोध किसी तार दे दिया जाए आपको और बोला जाए इसका प्रतिरोध ज्ञात करो। तो मीटर ब्रिज भी एक उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी चालक तार का जो अज्ञात प्रतिरोध है वो ज्ञात कर लेते हैं। मीटर ब्रिज का उपयोग प्रैक्टिकल में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स का उपयोग प्रैक्टिकल में किया जाता है। आपकी जो बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, कक्षा 12वीं में BSc करेंगे, MSc करेंगे, तो ये उपकरण आपको आपकी लेबोरेटरीज यानी प्रयोगशालाओं में रखे हुए मिलेंगे। अब आया विभव मापी। विभव मापी नाम से स्पष्ट है, इससे विभव का मापन किया जाता है। ये भी प्रयोगशाला में रखा होता है। इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं है विभव मापी का, लेकिन व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स में से पोस्ट ऑफिस बॉक्स का व्यावसायिक उपयोग होता है। इसकी सहायता से हमने जो विधि बताई वो दूरी पता कर लेते हैं कि कितनी दूरी पर फॉल्ट है। अब अपन अगली बात पर आता है। पहले आप एक चीज समझ लें, चुंबक जो होता है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर आती है, मतलब गोल बंद वक्र में होती है। बंद वक्र में चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर और फिर दक्षिण से उत्तर की ओर पूरा एक घेरा कंप्लीट करती है। यानी चुंबकीय बल रेखा ये बनाया मुझे, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर।
चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और चुंबक में बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की ओर चलती, जिन्हें हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल चुंबक मतलब शक्तिशाली चुंबक। तो जब चुंबक शक्तिशाली होता है तो उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है। चुंबक अगर दुर्बल है, इसका मतलब चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम है, उसका घनत्व कम है। अगर यही चुंबक की बल रेखाएं चुंबक में से बाहर निकलती हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं जब बाहर निकलती हैं तो चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, चुंबक के अंदर बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं, N से S, S से N की ओर चलती है। बीच में एक उदासीन बिंदु होता है जहां ना तो N का प्रभाव होता ना S का। यहाँ बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जहां ना तो इसका प्रभाव होगा ना इसका प्रभाव होगा, उसको उदासीन बिंदु कहते हैं। दूसरी बात, ध्रुवों पर N और S ये ध्रुव कहलाते हैं चुंबक के। यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता। घनत्व मतलब पास पास होना। तो ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, तो ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर बंद वक्र में होती हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो मैं जो बात समझाने चाहता था वो था चुंबकीय फ्लक्स, वो यहाँ बार बार अब उपयोग में आने वाला है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब हुआ चुंबकीय बल रेखाओं का समूह, उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अपन अब एक बात और समझ लें, फ्लक्स अभी आगे काम आएगा। ये परावैद्युत माध्यम और परावैद्युतांक, आपको ये अपना नाम लिखा वायु अभ्रक। ऐसे माध्यम जो वास्तव में कुचालक होते हैं, ऐसे माध्यम जो वास्तव में विद्युत के कुचालक होते हैं, जिनमें धारा नहीं बहती। क्यों नहीं बहती सुनिएगा, ये परावैद्युत माध्यम कुचालक क्यों है? क्योंकि इसके धन और ऋण, धन और ऋण, धन और ऋण, धन और ऋण के बीच में बहुत प्रबल आकर्षण बल। ये इतने प्रबल आकर्षण बल से इसके धन और ऋण वाले कण जुड़े हैं कि अलग ही नहीं होते, इसलिए इनमें धारा नहीं बहती, ये आवेश प्रवाहित नहीं होता, इसलिए ये वास्तव में कुचालक होते हैं। लेकिन यदि इन्हीं कुचालक माध्यमों को हम किसी प्रबल विद्युत क्षेत्र के बीच में रख दें, यदि हम इन कुचालक माध्यमों को, पदार्थों को किसी प्रबल विद्युत क्षेत्र के बीच में रख दें तो वो सुचालक में बदल जाते। कैसे? ये प्रबल विद्युत क्षेत्र के धनात्मक कण, प्रबल विद्युत क्षेत्र क्या करता है, इसके धनात्मक कण को अपने ऋण की ओर और इसके ऋणात्मक कण को अपने धन की ओर आकर्षित कर देता है। यानी ये जो कुचालक था अब ये सुचालक हो गया। ये तब तक सुचालक रहेगा जब तक ये इस प्रबल विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा है। यदि आपने इसको बाहर निकाला तो ये ऐसा हो जाएगा। जैसे वायु और अभ्रक माइका, ये कुचालक है। इनको जब हम प्रबल विद्युत क्षेत्र के बीच में रखते हैं तो ये सुचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसे माध्यम जो वास्तव में कुचालक होते हैं लेकिन प्रबल विद्युत क्षेत्र के बीच में रखे जाने पर सुचालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं, परावैद्युत माध्यम कहलाते हैं। और इनके द्वारा बनने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इनका परावैद्युतांक कहते हैं। इनके द्वारा बनने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम मानक परावैद्युतांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य जानकारी थी परावैद्युत माध्यम की। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये अपन को संधारित्र, धारिता, इधर पर काम आने वाली चीजें हैं। तो आपको परावैद्युत माध्यम के बारे में जानकारी होना चाहिए। चालक, कुचालक, अर्धचालक के अलावा एक और माध्यम है परावैद्युत माध्यम, जो कुचालक तो होता है लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर सुचालक की भांति व्यवहार करता है। गिनती के 4-5 ही ऐसे माध्यम है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको मैं आगे एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। मैंने जैसे विद्युत सेल का एक सामान्य सा परिचय दे रहा हूँ, उसको आप समझेंगे। विद्युत सेल का सामान्य सा परिचय ये है
कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे उसे हम विद्युत सेल कहते हैं। अपन घर में जो सेल का उपयोग करते हैं, टॉर्च वॉर्च में लगाते हैं, उसको प्राथमिक सेल कहते हैं। और जो हम गाड़ियों में लगाते हैं, कार वगैरह में, उसको द्वितीयक सेल या बैटरी कहते हैं। क्या होता है? जिसको दोबारा चार्ज कर सकते हैं वो द्वितीयक, जिसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करो और थ्रो, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो और काम खत्म, फेंक दो, शुष्क सेल। हम जो टॉर्च में, बैटरी में, यहाँ वहाँ जो सेल लगाते हैं छोटे वाले, वो सारे शुष्क सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। उनमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, उसके बाद वो दोबारा चार्ज नहीं होते। तो जो दोबारा चार्ज नहीं होते वो प्राथमिक सेल कहलाते हैं, और जिनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं वो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। तो सेल के बारे में परिभाषा ये है, वह विद्युत उपकरण जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है उसे हम सेल कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल अनुत्क्रमणीय सेल है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद वो उपयोग में नहीं लाया जाता। और जो द्वितीयक सेल है वो उत्क्रमणीय सेल है, उसमें विद्युत, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा भी प्राप्त की जाती है। जब सेल डिस्चार्ज हो जाता है तो उस विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में, मतलब उसको चार्ज भी कर लिया जाता है। यहाँ ध्यान देंगे, आप समझ रहे हैं, आपको ध्यान से एक साधारण सा उदाहरण दे रहा हूं, सेल कैसे बनाया जाता है। ये हमने कांच का एक पात्र लिया, उसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया, भर दिया, दो रॉड लगा दी, एक जिंक की एक कॉपर की, जिंक और कॉपर की। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H+ और SO4- आयनों में टूट गया। जिंक की छड़ SO4 ऋण आयन से विशेष आकर्षण रखती है, तो जिंक की छड़ सल्फेट ऋण आयन को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। तो जिंक की छड़ पर सल्फेट ऋण आयन पहुंचता है और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जिंक की छड़ को दे देता है और सल्फेट परमाणु अवस्था में आ जाता है, और यही सल्फेट इस जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट बना देता, जो वापस विलयन में आ जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया, वैसे ही बचा हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन धन आयन कॉपर की छड़ पर चला जाता है, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन कॉपर की छड़ से लेता है और हाइड्रोजन परमाणु अवस्था में बदल जाता है। दो हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देती है, जो यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये प्राथमिक सेल सबसे पहले वोल्टीय नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, वोल्टा नाम के वैज्ञानिक ने, इसलिए इसका नाम वोल्टीय सेल है। अब ये धन और ऋण कैसे बने? सल्फेट ऋण आयन यहाँ गया और उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, यानी ये ऋणाग्र बन गया, इस पर ऋण बढ़ गया। और यहाँ पर ये धन कैसे बन गया, एनोड या धनाग्र क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर इस कॉपर की छड़ ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो धन, इस पर धन आवेश आ गया, ये एनोड बन गया। आपको मालूम है परमाणु में धन और ऋण आपस में बराबर होते हैं। अगर इसका एक ऋण बाहर निकल गया, यानी इस पर एक धन बढ़ गया, ये धनाग्र और ये ऋणाग्र बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा आपको कि ये प्राथमिक सेल का सामान्य परिचय है, लिखने की विधि है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो करते रहें और अपना भविष्य सुनहरा बनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।